गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रेटजी फॉर प्रमोशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, राइट। कुछ स्ट्रेटजी पॉलिसीज हमने बनाई थी बेटा ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली आपने टॉपिक में कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पहला जो पॉलिसी स्ट्रेटेजी थी हमारी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की, वो क्या थी बेटा? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने लास्ट क्लास में आपका इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था बेटा, ठीक है। सेकंड है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। थर्ड है बेटा हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। फोर्थ वी आर हैविंग रिडक्शन इन टैरिफ्स। एंड द लास्ट वन इज विड्रॉल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, राइट। तो ये कुछ 5 बेसिक एलिमेंट्स है बेटा जिनकी हेल्प से ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में काफी सहायता मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है, इंक्रीज इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट। एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपरली इस कॉन्सेप्ट को देख लिया हो। ठीक है। तो आज अब इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगेन आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा बिल्कुल सेम बेसिक सिचुएशंस है, बस इसको थ्योरेटिकल पार्ट में हमने पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इक्विटी लिमिट। मैं आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था बेटा इक्विटी लिमिट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो कहते हैं इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज फ्रॉम इनिशियल 40%। यानी कि कहते हैं सर इनिशियली ये 40% था। मैंने आपको एग्जांपल में भी कराया था बेटा कि एक मैक्सिमम अपर कैप लगा दी गई थी कि 40% से ज्यादा विदेशी मुद्रा में भारत में निवेश नहीं हो सकता। दैट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज अ टाइम, ठीक है। बट भारत बाद में बेटा इसकी रेंज बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, 51% से 100%। यानी कि आज भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो 51% से लेकर 100% के बीच में रेंज में आ सकती है। हालांकि नो डाउट कहीं कहीं पे बेटा आज भी प्रोहिबिशन है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में एफडीआई नहीं आ सकता। देखो जब अपने बीओपी में ना करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट पढ़ा होगा ना, तो वो कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इक्विटी लिमिट को बढ़ा दिया गया बेटा 51% से 100% के बीच में। आज के डेट में भारत में एफडीआई आ सकता है, ठीक है। फिर कहते हैं सर 47 ऐसी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थी जिनमें एफडीआई की लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया। किसमें बेटा? 100% हैज बीन अलाउड टू विड्रॉल, सॉरी, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस एंड रेड टैपिज्म। इसका मतलब ये होता है बेटा कि कुछ 47 हाई प्रायोरिटी जिनमें मतलब डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा नीड थी, इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा नीड थी, तो इन 47 इंडस्ट्रीज को बेटा पूरी तरह से 100% एफडीआई इसमें अलाउ कर दिया गया बिना किसी के परमिशन के, ठीक है। जनरली बेटा हमें आरबीआई या फिर एफआईपीबी बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है। देखो अगर कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है, ठीक है, उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है एफ आई पी बी बोर्ड का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन्होंने कहा जी कुछ ऐसी हम कंपनीज इंडस्ट्रीज का नाम दे रहे हैं, दैट इज 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज जिनमें बेटा एफडीआई हमने अलाउ कर दिया, और जहां पर एफ आई पी बी बोर्ड का कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी अप्रूवल आप आराम से इंडिया में क्या कर सकते थे, 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस। बेटा जहां से हम जनरली एक्सपोर्ट्स वगैरह करते हैं उन ट्रेडिंग हाउसेस में भी बेटा क्या कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया अप टू 100%, ठीक है। यानी कि कितना, 100% तक इन एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस में बेटा फॉरेन कैपिटल को अलाउ कर दिया गया, ताकि इंडिया में फॉरेन ट्रेडिंग हाउसेस जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस हैं वो बढ़े। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैसा आएगा तो इनमें डेवलपमेंट होगा, और जब इनमें डेवलपमेंट होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद से बेटा गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया। और एक्सपोर्ट करना बेटा मोर बेनिफिशियल होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो भारत में किसी भी देश में बेटा जब एक्सपोर्ट होता है तो विदेशी मुद्रा आती है, विदेशी करेंसी आती है, और विदेशी करेंसी का रिजर्व बढ़ता है रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस थे वहां पर एफडीआई को अलाउ कर दिया गया अप टू 100%, राइट, ताकि फॉरेन का कैपिटल पैसा ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा आए और इन ट्रेडिंग हाउसेस का डेवलपमेंट हो, जिससे लोग एक्सपोर्ट करने में लोगों को आसानी हो, ठीक है। बट इन सबका एक कॉन्सेप्ट है कि इनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है फेमा 1999। फेमा का मतलब है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट,
1999, ये 1999 में आया था बेटा एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका काम है जितने भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन होंगी उन पे अपना नजर रखना, कंट्रोल करना, उनके लिए रेगुलेशन बनाना, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो, फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी है कि आप 100% फ्रीडम मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपके ऊपर लॉ की रेस्ट्रिक्शन तो रहेगी, राइट। आप लॉ को फॉलो कीजिए, सरकार को डिस्क्लोजर वगैरह दीजिए, आप आराम से काजिए, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, काम आराम से करिए, राइट। बट सरकार को डिस्क्लोजर वगैरह देना पड़ेगा, आपको जो फीस वगैरह होगी वो आपको सरकार को पे करनी पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से फेमा एक तरीके से बेटा फॉरेन एक्सचेंज में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको मैनेज करता है, उसके लिए लॉ वगैरह बनाता है, ताकि कोई फ्रॉड में ट्रांजेक्शन ना हो, किसी भी तरह की हवाला ट्रेडिंग्स ना हो, किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज ना हो। तो ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए बेटा एक लॉ की जरूरत थी हमें, और इसलिए हमने लॉ बनाया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है जी। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन कि हमने जनरली इक्विटी लिमिट को बढ़ाकर एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में इनविटेशन दिया, और जितना फॉरेन इन्वेस्टर भारत में आएगा बेटा उससे ग्लोबलाइजेशन क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। समझे? दैट इज द मीनिंग बेटा, वही रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस को एक तरीके से हटा दिया गया, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा, समझ आया आपको ये फर्स्ट सिचुएशन? चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। और जितने भी बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा, आप लोग भी प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा ये? ठीक है, अब आइए फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट। अगेन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा, फिर इसके थ्योरेटिकल पार्ट को। थ्योरेटिकल पार्ट बेटा बहुत आसान है, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बेटा जिन्होंने नोट नहीं किया कोई बात नहीं, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ। हवाला बेटा एक तरीके से पेमेंट होती है। मैं आपको कैसे समझाऊं, एक सेकंड रुको जरा। ना हवाला का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हवाला एक तरीके से ना कॉन्सेप्ट है जहां पर क्या होता है, आप सरकार को बताए बिना मनी को कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे होती है हवाला ट्रेडिंग, आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पे इंडिया में हैं, ठीक है। अब आपको अपना पैसा व्हाइट कर, अच्छा छोड़ो ये छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मूवी का। शिवाजी द बॉस देखिए आपने? शिवाजी द बॉस देखिए बेटा, मूवी। ओके, शिवाजी द बॉस में बेटा जब ये हमारा जो एक्टर होते हैं रजनीकांत, राइट, उनके पास ब्लैक मनी, लोगों से लूटा हुआ ब्लैक मनी होता है, राइट। वो क्या करते हैं बेटा, उस पैसे को किसी दूसरे पर्सन को इंडिया में ही दे देते हैं, राइट। और जिस पर्सन को वो देते हैं उनका एक पर्सन विदेश में उन्हें यूएस डॉलर के फॉर्म में करेंसी दे देता है। अब वो अपने दोस्तों के जरिए बेटा यूएस डॉलर को इंडिया में डोनेशन के तौर पे अपनी यूनिवर्सिटीज को मंगवाते हैं, ठीक है। तो वहां पर ब्लैक मनी किस में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट मनी में। तो इसको बोलते हैं हवाला करना, समझे? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। चलिए खैर छोड़िए, हमारा हवाला का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे पढ़ना। हमें पढ़ना है यहाँ पर पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है ये। देखो जी, अब जरा सुनना ध्यान से, बड़े कंसंट्रेशन से सुनना है इसको, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन उसके बाद हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। अगेन थ्योरी बहुत सिंपल है बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये भारत है, इंडिया, और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सुनना जी ध्यान से, ठीक है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनकी अपनी करेंसी है? हाँ जी बेटा, क्या उनकी अपनी करेंसी है? तो यहाँ पर मैं ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड छोड़ के यूएसए लिख देता हूँ। ऑफ कोर्स सर, हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है, जिसका जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में चलता है रुपीस, ठीक है। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो यूएस में चलता है डॉलर। आप जरा ध्यान से सुनेगा प्लीज, कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुना प्लीज। सर अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन इकोनॉमी से
जैसे कि आपका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, सॉरी, हम इंडियन इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी को कनेक्ट करना चाहते हैं फॉरेन इकोनॉमी के साथ, फॉरेन इकोनॉमी के साथ। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सर यही था कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को, कनेक्ट विद फॉरेन इकोनॉमी, तभी तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। बट क्वेश्चन ये आता है सर, जब आप एक दूसरे की इकोनॉमी के साथ किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे आप एक्सपोर्ट करें चाहे आप इंपोर्ट करें, राइट, कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, भाई साहब पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना आपको। एक में इंडिया पेमेंट रिसीड करेगा, यानी कि जब एक्सपोर्ट हम करेंगे तो इंडिया क्या करेगा बच्चे, पेमेंट को रिसीड करेगा, और जब इंपोर्ट करेगा भारत तो भारत पेमेंट करेगा, पेमेंट मेड। अब क्वेश्चन ये आता है सर, हमारे देश में चलती है रुपीज और यूएस में चलता है डॉलर, तो भैया एक्सचेंज कैसे होगा, दोनों ही देशों में अलग अलग करेंसी चल रही है। तो सर यहाँ पर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपने ग्लोबलाइजेशन तो बोल दिया कि ग्लोबलाइजेशन होगा, राइट, ग्लोबलाइजेशन होगा, हम एक दूसरे की इकोनॉमी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके, थ्योरेटिकली आपने बोल दिया, प्रैक्टिकली देयर इज अ प्रॉब्लम ना। भारत में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो हमारे देश में तो जो हमारा लीगल टेंडर है वो रुपीज है, और यूएस का जो लीगल टेंडर है इन फॉर्म ऑफ मनी दैट इज यूएस डॉलर। तो सर इन दोनों के बीच में पैरिटी रिलेशन कैसे बनेगा भाई साहब, देयर इज अ प्रॉब्लम ना। हाँ जी, तो भारत को लगा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीज को डॉलर में और डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ट्रांजेक्शन हो पाएगी। जी सर, तो इसलिए बेटा यहाँ पर एक हमारे पास बैंक होता है जिसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं, और भारत में उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व होता है फॉरेन करेंसी का, क्या होता है जी, रिजर्व होता है फॉरेन करेंसी का। जी, फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, तो इसका मतलब भारत में ये फॉरेन करेंसी को सेल कर सकता है, और यू सॉरी इसको सेल कर सकता है आरबीआई इंडियंस को, और बाई कर सकता है इसको यूएस से या अपनी वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड एवर कहीं से भी। अब सर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जिनको इंपोर्ट करना है कोई गुड्स, और प्रॉब्लम यह है सर, इनके पास है रुपीज, राइट, इनके पास क्या है, रुपीज, ठीक है सर। अब इनके पास रुपीज है, बट ये इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से बेटा, यूएस से। अब जब यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब, तो प्रॉब्लम ये है, यूएस में जो लोग एक्सेप्ट करें, जैसे मान लो ये है मिस्टर टॉम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत में, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशन से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मिस्टर टॉम है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट, और ये मिस्टर एक्स है जो इसे इंपोर्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है, इसके पास तो डॉलर है भाई साहब, इसको तो डॉलर चाहिए क्योंकि इसके देश में तो डॉलर चलता है, और मिस्टर एक्स के पास है रुपीज। तो इसका मतलब सर यहाँ पर हमारा जो मिस्टर एक्स है ना, इसको एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, इसको रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डॉलर में। हाँ जी बेटा, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बेटा, यानी कि मुझे रुपीस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में, और फिर जाके मैं किसको पेमेंट कर सकता हूँ, इसको, राइट। अगर मैंने डॉलर में कन्वर्ट नहीं करा रुपीस को, तो फिर तो मैं मिस्टर टॉम को क्या कहते हैं, पेमेंट ही नहीं कर पाऊंगा, और जब पेमेंट नहीं होगी तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी, ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो फॉरेन इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी कैसे कनेक्ट होगी भाई साहब। जी सर, तो यहाँ पर इस चीज को भारत सरकार ने अलाउ कर दिया कि आप इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यूएस डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ध्यान तो सुनना, ये अलाउ हुआ पार्शियली। पार्शियली का मतलब उन ट्रांजैक्शन के लिए जहां पर सिर्फ खर्चा होता है, मतलब इंडियन रुपीस का कन्वर्जन डॉलर में सिर्फ खर्चे के लिए अलाउ किया गया। मतलब जैसे बेटा, अगर मैंने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया और ये डॉलर मैंने टॉम को दे दिए, ठीक है, और मैंने ऐसे गुड्स परचेस कर लिया, क्या वो डॉलर दोबारा से रुपीस में कन्वर्ट होगा। हाँ जी बेटा, टॉम के पास जो डॉलर गया वो दोबारा से कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसने कोई एसेट्स तो परचेस करी नहीं थे ना बेटा, इसने क्या परचेस किया था, गुड्स।
खर्चा कर लिया, क्या वो डॉलर दोबारा से रुपीस में कन्वर्ट होगा? नो सर। ठीक है, इसका मतलब है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि रुपीस को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक बार ही। सिंपल सी बात है सर, एक बार अगर कोई चीज किसी में कन्वर्ट होगी उसको बोलेंगे सर हम पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। तो सरकार ने पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ कर दिया, मतलब सीधी बात है सर, खर्चों के लिए रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना अलाउ कर दिया गया। यानी कि अगर कोई पर्सन खर्चा करना चाहता है तो वो रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है। इसको सरकार ने इनिशियली अलाउ किया था। आज के डेट में तो आप बाकी ट्रांजेक्शन में भी कर सकते हैं, बट जो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट है बेटा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है कि एक बार आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर उसी को रिकन्वर्ट नहीं कर सकते। राइट, पार्शियल कन्वर्ट का मतलब एक बार आप कन्वर्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यूएस के हॉस्पिटल में गए, ध्यान सुनना। आप बेटा पहले ये समझ लो, कमर्शियल बैंक बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लो जो समझा रहा हूँ। आप यूएस के हॉस्पिटल में गए, आपको इलाज कराना था। अब वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे या खर्चा करोगे? आप जो डॉक्टर को पेमेंट करोगे, वो पेमेंट बेटा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या खर्चा कर रहे हो? प्लीज आंसर मी। खर्चा होगा या इन्वेस्टमेंट होगा? खर्चा होगा, ऑफ कोर्स खर्चा होगा जी। अब सर जब आप खर्चा करोगे तो इसका मतलब आपने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया और वो खर्च कर दिया, क्या वो डॉलर दोबारा से रुपीस में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। समझे? समझ आया जी? तो रुपीस को डॉलर में या डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना, राइट, वन साइडेड, दैट इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। समझ आया पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब? जी, वन टाइम कन्वर्टेबिलिटी। बोलो। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, और इसी पे कॉन्सेंट्रेट हो अभी फिलहाल। वो बाद में देखेंगे कौन एक्सचेंज करता है कौन नहीं करता। बेटा पहले मुझे बताओ, क्या पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ठीक है, अब जरा इस डायग्राम को फटाफट से बना लीजिए, फिर इसकी थ्योरी देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या कहती है। अगेन किसी को डाउट हो प्लीज यू मे आस्क, एंड यूट्यूब में बेटा जो भी बच्चे देखना, अगर आपको डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मेरे से डाउट। चलिए बेटा फटाफट से इसको नोट कीजिए। चलो जी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो उसकी थ्योरी नोट कीजिए। कहते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, partial convertibility partial convertibility of Indian rupee has been allowed for the following transaction. Following transaction. एंड आई होप सो कि आपको पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी समझ आ गया होगा। सबसे पहला, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तीसरा है रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। फैमिली एक्सपेंसेस। इट इज कॉल्ड partial convertibility because it does not cover
कैपिटल ट्रांजैक्शंस। और कैपिटल ट्रांजैक्शन बेटा आप बीओपी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? अभी मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा आपके लिए, ठीक है? तो फॉर अवॉइडिंग द दैट इज कंफ्यूजन, अभी हम कैपिटल अकाउंट को अवॉइड करेंगे। जब मैं आपको बीओपी चैप्टर कराऊंगा तो वहां पे काफी डिटेल में इसको समझाऊंगा, ठीक है जी? तो कहते हैं जी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है क्या भाई साहब? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेफर टू द सेल एंड परचेज, दिस इज परचेज, ओके, ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। ठीक है जी, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो जी, कहता है भाई साहब टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज हैज बीन अलाउड। ठीक है, अलाउ कर दिया गया नीचे दिए गए कुछ ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि भारत इंडियन रुपीज बेटा यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो सकता था इन ट्रांजेक्शन के लिए, राइट? सबसे पहले कह रहा भाई साहब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं बेटा तो वहां पर एक्सपेंडिचर ही होते हैं हमारे, दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आता जी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? अगर किसी भी पर्सन ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट में या तो उसको बेटा इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब अगर उसने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट अगर उसने खरीदा है, जैसे कि डेविंचर्स वगैरह जो आपने पढ़े होंगे बेटा, डेविंचर्स, ठीक है, तो उसमें उसको इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। बट अगर उसने यहाँ पर शेयर्स परचेस करे हैं, लाइक इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या यू कैन से प्रेफरेंस शेयर्स, तो इस तरीके के अगर उसने शेयर्स वगैरह परचेस करे हैं भारत में, तो उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और इस पेमेंट के लिए बेटा इंडियन रुपीस के पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को सरकार ने अलाउ कर दिया गया। दूसरा बेटा रेमिटेंस, रेमिटेंस और टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। जैसे कि रेमिटेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ यूएस में, लेट अस अज्यूम मैं इंडियन सिटीजन हूँ, बट मैं जॉब यूएस में कर रहा हूँ, यूएस में काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं पैसे किस में कमा रहा हूँ बेटा, यूएस डॉलर में। ठीक है जी, बट मान लो मेरी फैमिली यहाँ रह रही है भारत में, अब मुझे अपनी फैमिली के खर्चे के लिए पैसे भेजने हैं वहां से, तो मैं यूएस डॉलर भेज कैसे भेजूंगा भाई, यहाँ पे तो चलेगा ही नहीं वो। तो मुझे पहले यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवा के फिर भारत में भेजना पड़ेगा, राइट? तो वहां पर यही इसको बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? रेमिटेंस। तो रेमिटेंस का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया रह रहा है बेटा, और वो इंडिया अपनी फैमिली के खर्चे के लिए कुछ पैसे भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो वो भी बेटा वन टाइम एक्सपेंडिचर ही, मतलब वन टाइम खर्चा ही हुआ, तो वहां पर भी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी होगी। दैट इज द पॉइंट। इन ट्रांजेक्शन के, या फिर कोई यूएस का पर्सन भारत में रह रहा है, भारत में जॉब कर रहा है, और उसको अपनी फैमिली के खर्चे के लिए विदेश में यूएस में पैसे भेजने हैं, तो उसको भी इंडियन रुपीज को पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और फिर उसको कहाँ देना पड़ेगा बेटा, अपनी फैमिली के लिए भेजेगा, राइट? तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। तीन ट्रांजेक्शन थे बेटा जिन ट्रांजेक्शन के लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, अब कहते हैं सर इट इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्यों क्यों कहलाती है? क्योंकि ये कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को कवर नहीं करती। अभी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स क्या है बेटा? इट्स अ मैटर ऑफ चैप्टर बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वहां पर मैं आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में काफी डिटेल में समझाऊंगा, तो वेट फॉर द चैप्टर, ठीक है भाई? बट अभी के लिए इतना समझ लेना, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, अब पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी में आपको बता ही चुका था, इंडियन रुपीज को या यूएस के डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना, वही सेल एंड परचेज। कन्वर्ट कैसे करोगे बेटा? बेच के या खरीद के, ऑफ द फॉरेन करेंसी एट ए मार्केट प्राइस। ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब जो बाकी के कॉन्सेप्ट है बेटा बड़े इजी हैं, देखो जल्दी से खत्म हो जाएंगे क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। पहले मुझे बताओ क्या समझ आया आपको? हाँ जी बेटा, क्या क्लियर हुआ ये अब कॉन्सेप्ट? नोटिंग करते रहना, नोट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है? अगले कॉन्सेप्ट है बेटा, दीज आर ओनली थ्योरी बेस्ड। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी बेस्ड है, आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी।
राइट। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, इसको पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए को डिस्कस करते हैं हम लोग। अगेन थ्योरी बेस्ड है, बहुत सिंपल है, लिखिए फटाफट से। इन कंफॉर्मिटी विद रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड, और इसको एक सेकंड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी is enforced for a longer duration, 5 years, implying that it is a liberal policy. It is a liberal policy. कहते हैं अंडर दिस पॉलिसी all restrictions and control on foreign trade have been, ये है बेटा, have been removed. Open competition is encouraged. ठीक है, तो देखो जरा ध्यान सुना प्लीज, ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। देखो हमारे देश में आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, राइट। तो होता क्या है, हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेटा सभी सरकारों की अलग अलग होती है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है सर, जब भी 5 साल में सरकारें बदलती हैं तो उनकी फॉरेन नीति, यानी कि जो विदेश नीति है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज हैं, वो भी क्या होती है बेटा, अकॉर्डिंगली चेंज होती है, ठीक है। तो ऐसी बेटा हर 5 साल में एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बेटा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है। मतलब किस देश के साथ किस तरीके से हमें ट्रेड करना है उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो पॉलिसी का ड्यूरेशन है 5 साल होता है, और ये हर 5 साल में चेंज होती है बेटा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ देशों के साथ हमारा ट्रेड बहुत अच्छा चलता है, बट कुछ देशों के साथ हमारा ट्रेड अच्छा नहीं चलता, लाइक एग्जाम्पल चाइना, राइट। तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे दिवाली आएगी तो बहुत सारे बॉयकॉट ट्रेंड चलने लग जाएंगे, तो बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट, राइट। तो उसका देर इज अ रीजन कि दैट इज एनिमी कंट्री, राइट। जो हमारी एनिमी कंट्री है, जिसके साथ हमारी वॉरफेयर चलती है बेटा, तो उनके साथ हम जनरली ट्रेड करना नहीं चाहते। पाकिस्तान हो गया द मोस्ट टेररिस्ट कंट्री, तो उसके साथ बेटा हम क्या नहीं करते बेटा, ट्रेड नहीं करना चाहते। तो इसीलिए बेटा भारत क्या करता है, ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनाएगा कि जो हमारे फ्रेंड नेबरहुड है, जो हमारे अच्छे, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, उनके साथ हम एक अच्छी लिबरल पॉलिसी रखेंगे। बट जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, वॉर होती रहती है, राइट, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो उनके लिए थोड़ा सा हम हार्डशिप पॉलिसी रखेंगे। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर है बेटा, ट्रेड तो हमें आपस में करना पड़ेगा, बट हम अपनी पॉलिसीज को कहीं के लिए लिबरल बना सकते हैं, तो कहीं पे हार्डशिप बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टफ पॉलिसीज बना सकते हैं, उनकी एंट्रेंस में थोड़ा सा बाधाएं बना सकते हैं, राइट। तो ये बनती है बेटा लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। बट जब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना है तो आप कोशिश करोगे कि लिबरलाइज पॉलिसी रहे, यानी कि सभी देश के लोगों के लिए हम एंट्री दें, राइट। वो अलग चीज है कि अगर कोई देश आपके साथ वॉरफेयर करा तो उसके लिए हम एक्सेप्शंस में अलग रूल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, कुछ देशों के साथ हमारे ट्रेड संबंध सही नहीं चलते, रीजन आपको पता ही है, यू वेल नोन। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी कहता है इन कॉन्फर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एनफोर्स, किसको बनाया गया बेटा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर। कहते हैं इम्प्लाइंग दैट, ये कौन सी पॉलिसी होती है बेटा, लिबरल पॉलिसी, यानी कि सभी देशों के साथ
प्रॉपरली हम ट्रेड कर सके, जिससे ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगा बेटा। इसलिए हम लिबरल पॉलिसी बनाते हैं। लिबरल पॉलिसी का मतलब होता है जहां पर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, पॉलिसी बहुत सिंपल होती है, जिसको आप फॉलो करके ट्रेड आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, जो भी सरकार ने फॉरेन ट्रेड पे लगाए होते हैं बेटा, ऑन ए फॉरेन ट्रेड हैव बीन, ये हैव लिखा हुआ है, ठीक है, हैव बीन रिमूव, उनको रिमूव कर देती है सरकार, और एक ओपन कंपटीशन को एनकरेज करती है। समझे, बहुत सिंपल था बेटा, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें समझने की जरूरत नहीं है आपको। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? नहीं बोलोगे तुम लोग हैं? एटीट्यूड, एटीट्यूड बहुत है भाई साहब। कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? हाँ जी। चलो नोट करो फिर इसको फटाफट से, और नोट हो गया तो बताओ। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पॉवर्टी वाला चैप्टर हम शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चों? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? कभी कभी नेट ना फ्लक्चुएट करने लगता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 5G का वेट है बड़े जल्दी से है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। आइए अगले पॉइंट पे आइए, और यूट्यूब से देखने वालों नोट जरूर करना, ठीक है? कहीं पता लगे लेटे लेटे आराम से वीडियो सुन रहे हो। रिडक्शन इन टैरिफ, वीडियो क्लासेस लेते वक्त आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, तभी वीडियो क्लासेस का फायदा है, अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ वीडियो क्लासेस। चलो जरा ध्यान से देखेंगे रिडक्शन इन टैरिफ। तो रिडक्शन इन टैरिफ का बेसिक मीनिंग क्या है? कहते हैं इन ऑर्डर टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, competitiveness, tariff barriers, tariff barriers have been withdrawn on most of goods traded between India and the rest of the world, ठीक है? ये पॉइंट, अगला पॉइंट भी साथ के साथ नोट कर लीजिए, फिर दोनों को साथ में समझाता हूँ, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव restrictions, कहते हैं सिंस 2001 the quantitative restrictions on all import items have been totally withdrawn. This is in conformity with India's commitment to the WTO. चलो बच्चों नोट करो फटाफट से इसको। सुनिएगा दोनों पॉइंट में क्या बेसिक सिचुएशंस है। कहता भैया रिडक्शन इन टैरिफ, बेटा टैरिफ का मतलब एक तरह से मैं बोलूं तो ड्यूटीज होता है, ड्यूटीज या यू कैन से टैक्स, ठीक है? आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हुए थे इंपोर्ट्स के ऊपर, बाधाएं, टैरिफ्स, राइट? तो उसको सरकार ने विड्रॉ रिड्यूस कर दिया। आगे देखो, विड्रॉ तो नहीं किया बट रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, ताकि आसानी से, अच्छा इंपोर्ट्स, हर इंपोर्ट के ऊपर बेटा ड्यूटी कम नहीं हो सकती, ठीक है?
कैपिटल गुड्स के ऊपर इंपोर्ट को कम करना कहीं ना कहीं एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ाता है। तो इसलिए बेटा हमने क्या करा, टैरिफ्स को कम कर दिया, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह लगे थे हैवी वाले उसको रिड्यूस कर दिया। देखो, इन ऑर्डर टू एनकरेज द कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए टैरिफ बैरियर, जो भी बेटा शुल्क बाधाएं लगी थी, राइट, हैव बिन विड्रॉन, उनको क्या कर लिया बेटा, विड्रॉन कर लिया गया, जिसमें से मोस्ट ऑफ गुड्स में से जो ट्रेड होते थे बेटा बेटे बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में गुड्स में ट्रेडिंग हो रही थी बेटा, उनके ऊपर जो पहले ड्यूटीज वगैरह लगी हुई थी बेटा, उन ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, ताकि वो सस्ती हो जाए और आसानी से ट्रेड वगैरह हो सके। ठीक है। दूसरा कहते हैं विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अब सुनना क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है। इधर देखो, छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं। ये ऊपर वाला समझ आ गया, ऊपर वाला समझ आ गया ना। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से मान लो इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, भारत इंपोर्ट कर रहा है इन गुड्स को, तो सरकार क्या करती थी, इन गुड्स की क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती थी कि एक लिमिट से ज्यादा कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो सकता। अब सरकार का पर्पस क्या था रेस्ट्रिक्शन लगाने का, कि भैया हम इंडियन में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको लॉस नहीं देखना चाहते, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम इनकी क्वांटिटीज में क्या कर देते थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा देते। तो सरकार ने इस रेस्ट्रिक्शंस को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, यानी कि आज के डेट में आप जितना मर्जी इंपोर्ट करना चाहते हैं कीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखिए, सिंस 2001 द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल इंपोर्ट आइटम हैव बीन टोटली विड्रॉ। और ये विड्रॉ क्यों किया था बेटा, दिस इज द कन्फर्मिटी विद द इंडियाज कमिटमेंट विद डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेटा, जब भारत मेंबर बना और उसने कमिटमेंट किया कि हम जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हमने लगा रखे हैं गुड्स के ऊपर, गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर, तो उस इंपोर्ट्स को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। इसलिए बेटा सरकार ने 2001 में उन सभी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो इंपोर्ट्स के ऊपर सरकार ने लगा रखी थी उसको विड्रॉ कर लिया। समझे? हाँ जी बोलो प्लीज। सो यहाँ पे बेटा ये हमारा चैप्टर एंड होता है, समाप्त होता है। आई होप सो कि आपने ये चैप्टर में काफी नॉलेज वगैरह ली हो बेटा, समझ आया हो आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप प्लीज जरूर पूछिएगा मेरे से। ठीक है, फिलहाल ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे आपके साथ। तो मुझे बताओ फटाफट से कोई डाउट है या नहीं। और जितने बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, एनी डाउट। ठीक है ना, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।